नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राजील की यात्रा पर है। इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको इस समाचार बुलेटिन में दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जोरदार ढंग से रखा ग्लोबल साउथ का पक्ष। कहा, वैश्विक संस्थाओं में मानवता के 2/3 हिस्से को नहीं मिला पर्याप्त प्रतिनिधित्व, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मिले नीति निर्माण में जगह। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और अधिक प्रभावशाली बनाने पर दिया बल। अमित शाह ने गुजरात के आणंद में अमूल और एनडीडीबी के विभिन्न कार्यों का किया लोकार्पण। सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीक और सदस्यों को प्राथमिकता देने पर दिया बल। मनसे नेता राज ठाकरे के विवादित बयान पर गरमाई राजनीति। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने की कड़ी निंदा। कहा, हिंसक रवैया कतई बर्दाश्त नहीं। देश के सभी भाषा का सम्मान किए जाने की अपील। और बर्मिंघम टेस्ट मैच में भारत अपनी पहली टेस्ट जीत के बेहद करीब। मैच के 5वें दिन 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने गंवाए 8 विकेट। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा की, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सतत विकास, तकनीक तक पहुंच, या बात सुरक्षा की हो या फिर संसाधनों के वितरण की, ग्लोबल साउथ के देशों को ना तो प्राथमिकता ही मिली है और ना ही प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री ने अप्रासंगिक होती वैश्विक संस्थाओं को लेकर कहा कि वैश्विक संघर्ष हो या फिर स्पेस की चुनौतियां या महामारी, इन संस्थाओं के पास कोई समाधान योजना नहीं है। ऐसी स्थिति में नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है जो कि समावेशी और बहुआयामी हो। वहीं नीति निर्धारण में ग्लोबल साउथ के देशों को प्राथमिकता मिले। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के विस्तार पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने इंडोनेशिया के जुड़ने का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है। ऐसी ही इच्छा शक्ति संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद सहित विश्व व्यापार संगठन में सुधार को लेकर दिखानी होगी। और रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता शिरकत कर रहे हैं। संगठन में 11 सदस्य देश हैं। ब्राजील इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। मुख्य फोकस शांति, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस पर है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आतंकवाद, विशेष तौर पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि घृणा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अन्य वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात कही है। और 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरो स्थित म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन संस्थापक सदस्य हैं। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और साल 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया। ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य देश हैं और 12 पार्टनर कंट्रीज हैं। ब्रिक्स दुनिया की 40% अर्थव्यवस्था और 49% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। और ब्रिक्स सम्मेलन पर और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे रियो डी जेनेरो में मौजूद अपने संवाददाता अखिलेश सुमन के साथ। अखिलेश, इस बार का जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है कई मायनों में महत्वपूर्ण था और प्रधानमंत्री ने जो इंटरवेंशन किया है पीस एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस में, बिल्कुल बात साफगोई से खरी खरी
और क्या क्या कुछ मिसिंग है इसका भी उन्होंने जिक्र किया, और क्या कुछ होना चाहिए इसका भी। हाँ देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पूरा ब्रिक्स का जो कंग्लोमरेशन है, उस ब्रिक्स के कंग्लोमरेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ की वॉइस है और ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ की जरूरतों को हाईलाइट करने की जरूरत है। और इसी में उन्होंने तुलना की कि किस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस आज फेल कर चुका है, किस तरीके से जो ग्लोबल गवर्नेंस है, खास करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें बदलाव की जरूरत है और केवल सांकेतिक बदलाव की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तौर पे चाहे जो भी मामला हो, चाहे वो WTO हो, चाहे वो कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उसमें सिंबॉलिक प्रेजेंस तो है ग्लोबल साउथ का, लेकिन उसमें इफेक्टिव जो प्रेजेंस होता है, वोटिंग राइट्स की बात होती है कई जगहों पे, वो वोटिंग राइट्स नहीं है। तो उन्होंने एक कंप्रहेंसिव कह सकते हैं कि रिफॉर्म की बात की है ग्लोबल गवर्नेंस में, और उस ग्लोबल गवर्नेंस में कंप्रहेंसिव रिफॉर्म में सबसे जरूरी उन्होंने बताया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने खास करके वो एक जो उदाहरण दिया कि जो सिम का जो उदाहरण दिया, सिम कार्ड का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ग्लोबल एक इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं है, सिम कार्ड है लेकिन वो काम नहीं करता है। तो इस तरीके से उन्होंने तुलना की और उन्होंने कहा कि आज के युग में टाइपराइटर वाले मशीन से नहीं काम चल सकता है। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर जो बदला है, मतलब जो पूरी दुनिया जो बदली है, उस पूरी दुनिया के बदलने के तुलना में जो पूरी दुनिया में ग्लोबल गवर्नेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। वही 5 जो सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके अलावा किसी का से नहीं है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात थी, वो बात सबको इस बात की याद दिलाने वाली थी कि किस तरीके से ब्रिक्स का गठन हुआ और आज ब्रिक्स में किस तरीके से ग्लोबल साउथ के जो देश है वो आने के लिए इच्छुक है। और उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि बहुत सारे देश जो है वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, ब्रिक्स के साथ मिलकर प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं ग्लोबल साउथ को पूरी दुनिया के गवर्नेंस में। और एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टोन सेट किया पूरे इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कि किस तरीके से इस बात की जानकारी सबको होनी चाहिए कि ब्रिक्स इस मंच से लगातार इस मंच से इस बात को बोल रहा है और इस बार भी बोल रहा है, जिसमें कि कह सकते हैं कि रशिया और चाइना दोनों परमानेंट मेंबर हैं, उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये बात बोली जा रही है कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की जरूरत है। और अभी कुछ देर बाद जब डिक्लेरेशन आएगा, लीडर्स डिक्लेरेशन, तो उसमें इस बात को देखना होगा कि किस तरीके से ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, किस तरीके से उनको प्रतिनिधित्व मिला है, उनकी बात किस तरीके से उसमें रिफ्लेक्ट होती है। जी, निश्चित तौर पर ग्लोबल साउथ की बात भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उठाता रहा है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ना ग्लोबल साउथ के देशों को प्राथमिकता मिली है, ना प्रतिनिधित्व मिला है। एक और विषय आतंकवाद का है, जिसको लेकर के भारत चाहता है कि इसमें दुनिया के देश एकजुट हों, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहना कुछ और करना कुछ और, इस तरह की कार्रवाई ना हो। जो ओपनिंग रिमार्क्स रहे लूला डी सिल्वा के, वो भी आपने देखा कि आतंकवाद को लेकर के उन्होंने खरी खरी बातें कही। कैसे आप देखते हैं कि ये सम्मेलन कम से कम इस तरह के जो मुद्दे हैं जिस पर दुनिया को एकजुट होना चाहिए और दो अर्थी बातें नहीं करनी चाहिए, यानी कि कहना कुछ और करना कुछ और, ऐसा ना हो, कम से कम ये आपको ब्रिक्स से क्या निकलता दिख रहा है? देखिए, जो प्रेसिडेंट लुला की बात सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है इस रूप में कि देखिए, जो ग्लोबल साउथ है, पूरा ग्लोबल साउथ के देश जो है वो आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, टेररिज्म, इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं। और इसके चलते ग्लोबल साउथ का विकास एक तरीके से कह सकते हैं कि रुका हुआ है। और ऐसे में ब्रिक्स की अध्यक्षता चूंकि प्रेसिडेंट लुला के पास है, और प्रेसिडेंट लुला ने इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया और उसमें कश्मीर की चर्चा करना, हाल में पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी चर्चा करना, उन्होंने कहा कि इसको रिजेक्ट किया हमने जब भी जैसे ही हमला हुआ, और उसके बाद इस बात की चर्चा करना कि हेट किसी रीजन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, एक्सट्रीमिज्म की उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिज्म किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, टेररिज्म की उन्होंने आलोचना की। तो निश्चित तौर पे वो चाहते हैं कि ब्रिक्स के जो भी सदस्य देश है वो मिलजुल कर आतंकवाद की आलोचना करें और उन जो हर जगह पे जो आतंकवादी हाथों में जो कह सकते हैं कि डुअल यूज की टेक्नोलॉजी जाने का खतरा है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। और निश्चित तौर पे प्रेसिडेंट लुला की बात जो है वो जाएगी ग्लोबल साउथ के देशों में, क्योंकि ग्लोबल साउथ के एकाध ऐसे देश हैं
जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट लुला का इशारा ऐसा भी था कि किसी भी तरीके से इस तरीके की चीजों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, और पूरी दुनिया में चल रहे जो ऐसे तनावपूर्ण और संघर्षरत जगहें हैं उन सारी जगहों का जिक्र किया। उन्होंने मध्य पूर्व का भी जिक्र किया, और मध्य पूर्व में भी उन्होंने जो हमास द्वारा हमला किया गया था, आतंकवादी हमला इजराइल के अंदर, उसकी भी उन्होंने आलोचना की। तो कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट लुला का जो भाषण था, उनका जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क था, उनमें दो बातों पे बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही। एक तो आतंकवाद पे, और दूसरा उन्होंने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात बहुत ही जबरदस्त तरीके से कही। और उन्होंने भी कहा कि आज जो यूएनएससी है, आज जो यूएनएससी होना चाहिए वो नहीं है। आज का यूएनएससी वैसा होना चाहिए जिसमें कि एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, सारे कॉन्टिनेंट से जो महत्वपूर्ण देश है उनको उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, और जो समान जो अधिकार है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट के मेंबर की तरह इसमें से शामिल करके उन सारे लोगों को ये सब चीजें मिलनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे प्रेसिडेंट लुला ने एक टोन सेट किया, और उस टोन सेट करने के बाद इस पे चर्चा हुई। निश्चित तौर पे ये चर्चा थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद फिर लंच ब्रेक के दौरान भी इस पे चर्चा होनी है। और दोपहर के बाद इस बात की संभावना है कि एक लीडरशिप स्टेटमेंट इस पे आए, और वो लीडरशिप स्टेटमेंट पे देखना होगा कि किस तरीके से ये बातें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिसमें कि आतंकवाद और जो ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म की बात है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। जी, दो और विषय है जिन पर मैं जानना चाहता हूं, एक एक करके थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो नए सदस्य, इसके पहले 5 सदस्य देश थे जो बेसिक थे, अब 6 और हैं, यानी 11 सदस्यों के साथ में। किस तरह से ये एक और मजबूत संगठन ग्लोबल साउथ को और रिप्रेजेंट करता हुआ बन रहा है, और ये जो 6 नए सदस्य देश हैं इनको लेकर के किस तरह का ओवरऑल आप एक रवैया देख रहे हैं, किस तरह से इस मंच को बदलते हुए देख पा रहे हैं, किस तरह से इसका एजेंडा और जिसको कहते हैं कि शार्प हो रहा है, कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब नींव पड़ती है उस समय निश्चित तौर पे कम सदस्य होते हैं। और जब ब्रिक्स बना था 2009 में, तो उस समय ब्रिक ही था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। बाद में फिर ब्रिक्स बना, जिसमें कि साउथ अफ्रीका जुड़ा, और उसके बाद कह सकते हैं कि एक लंबा इंक्यूबेशन पीरियड हुआ, जिसमें कि लोगों को एक दूसरे के अनुभवों से फायदा मिला। और उसके बाद एक तरीके से कहे कि एक ब्रिक्स की तरफ से भी था कि एक एक्सपेंशन किया जाए, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनाया ब्रिक्स देशों ने, उस न्यू डेवलपमेंट बैंक से जब सहायता मिलनी शुरू हुई, तब अन्य देशों को भी लगा कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर रहा है। और यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो इस बात में इसकी संभावना कई सारे देश देख रहे थे कि वह IMF या वर्ल्ड बैंक के समानांतर एक संस्था के रूप में विकसित हो सकता है, जिससे जो गरीब देश है, विकासशील देश है, उन विकासशील देशों की उनको मदद मिल सकती है। और इसमें खास तौर पे जो इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये जो 5 महत्वपूर्ण देश है दुनिया के, उन 5 महत्वपूर्ण देशों का इसमें शामिल होना, और इस बात के प्रति ग्लोबल जो साउथ के देश है उनमें आकर्षण बढ़ा। और इसके चलते अभी जो है 11 सदस्य हैं। अभी कह सकते हैं कि 10 परमानेंट मेंबर हैं, एक सऊदी अरब है जो 11वां इसका सदस्य है। तो निश्चित तौर पे एक स्थिति ऐसी बन रही है कि ग्लोबल साउथ के देश इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, और इसमें शामिल होने का मतलब यह है कि इसमें विश्वास लोगों का प्रकट हो रहा है। और इसमें अगर इंडोनेशिया से लोग आ रहे हैं, अगर मध्य पूर्व कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट से जो लोग आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये इस बात को दर्शाता है कि यह जो बदलती हुई परिस्थिति है, जिसमें कि कह सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप एक तरीके तरफ है, और दूसरी तरफ जो अन्य देश है, उन अन्य देशों को नई तकनीक की जरूरत है, उन अन्य देशों को चिंता है क्लाइमेट फाइनेंस की, उन अन्य देशों को इस बात की जरूरत है कि एक किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस न हो किसी देश के अंदरूनी मामले में। तो इन सारी वजहों से कई देश जो है इसमें शामिल होना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का स्वागत किया कि ब्रिक्स में जो नए देश शामिल हो रहे हैं उनका स्वागत है। और उन्होंने इस बात की भी के लिए भी खुशी जताई कि जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन हो रहा है जो नए सदस्यों का, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पे कई अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, इस बात की इच्छा जताई है उन्होंने। और चूंकि ये कंसेंसस पे आधारित होता है, तो कंसेंसस जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे ये देश अन्य देश भी शामिल होते जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर जी एक चीज मैं थोड़ा समझना चाह रहा था अपने दर्शकों के लिए कि जो नए सदस्य देश आए हैं, इनके आने से क्या कुछ अंतर पड़ेगा, किस तरह से इसका जो विस्तार है, इसका जो फलक एक और बड़ा होगा, क्या 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 अंतर पड़ेगा ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स पे या ओवरऑल जो विश्व व्यवस्था है उस पर?
देखिए, इसमें निश्चित तौर पे अंतर इसलिए पड़ेगा कि अभी यह माना जा रहा था कि ये ब्रिक्स देश जो है वो केवल काउंटर वेट है। कई बार इसे लोग बोल देते थे कि ये G7 के पैरेलल ये हम्म। बनना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अन्य देश अब शामिल हो रहे हैं, तो यह जो दर्शाता है कि यह जो संगठन है, यह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना चाह रहा है। और वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में अगर शामिल होता है इंडोनेशिया जैसे देश, शामिल होते हैं मलेशिया जैसे देश, शामिल होते हैं ईरान जैसे देश, शामिल होते हैं यूएई जैसे देश, जिनमें की संभावना है आगे बढ़ने की, लेकिन कई कह सकते हैं कि कई कंस्ट्रेंट्स है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इनके अपने अपने अनुभव हैं, इनके अपने अपने विकास के रास्ते रहे, और ग्लोबल साउथ के देश, ब्रिक्स के देश इस बात को लगातार बढ़ावा देते रहे कि दूसरों के एक्सपीरियंस का फायदा उठाया जाए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है कहीं भी उन बेस्ट प्रैक्टिसेज से फायदा उठाया जाए। तो ये सारे देश अगर ब्रिक्स में शामिल होते हैं, तो ब्रिक्स में प्रोसेस में एक बात होती है, केवल शिखर सम्मेलन नहीं होता है। ब्रिक्स में कई स्तर पे कह सकते हैं कि बैठकें होती है, जिसमें कि विज्ञान पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होता है, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज पे बहुत होता है, जिसमें कि क्लाइमेट फिनेंशियल पे बात होती है, जिसमें कि इनोवेशन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात होती है। तो ये सारे देश अगर शामिल होंगे तो निश्चित तौर पे इनका अपना अनुभव बनेगा, और किस तरह से जो ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव में तकनीक को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से सहयोग करना है, इस बात को सीखेंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं यूपीआई का। यूपीआई जो भारत ने बनाया, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना आसान हो गया है, गरीबों को इंक्लूजन मिला है। तो ग्लोबल साउथ के देश इससे सीख सकते हैं। ब्रिक्स में अगर शामिल हो गए तो भारत उसमें कह सकते हैं कि अपनी भूमिका निभाएगा, और निश्चित तौर पर ब्रिक्स के जो अन्य देश है उसको फायदा होगा। तो एक दूसरे का जो अनुभव है, वह अनुभव अगर ब्रिक्स के देशों को मिलेगा तो यह एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इस बात का भी परिचय होता है कि केवल तकनीक ऐसा नहीं कि केवल G7 के देशों के पास है, बल्कि अन्य देशों के पास भी तकनीक बढ़ाने की क्षमता है। एक संसाधन की कमी थी तो वो संसाधन भी बन सकती है, सारे देश कंट्रीब्यूट करेंगे। एक अगर एनडीबी एक बड़े बैंक के रूप में उभरता है, जो कि चाहे तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो या डेवलपमेंट इशूज हो, उनमें अगर सहयोग करता है तो निश्चित तौर पे ये ब्रिक्स की सफलता मानी जाएगी। और जो दरअसल प्रधानमंत्री का ट्वीट मैं पढ़ पा रहा हूं अखिलेश, जिसमें वो लिखते हैं कि भाई इस सम्मेलन में वो हिस्सा ले रहे हैं, और उन्होंने लिखा है कि व्हाई द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवर बिफोर। क्यों आज ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इट इज एसेंशियल दैट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू द ग्लोबल साउथ फॉर देयर ओन क्रेडिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये सिर्फ ग्लोबल साउथ के देशों को रिप्रेजेंटेशन देना ही नहीं है, बल्कि ये वैश्विक संस्थाओं की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है कि उनकी भी जो क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहे। हाँ, निश्चित तौर पे उनका ये कहना है कि जो सांकेतिक प्रतिनिधि तो आप दे देते कि ठीक है जी, उसमें 10 अस्थायी प्रतिनिधि भी होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन दरअसल उन 10 अस्थायी प्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं होता, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता यूनाइटेड नेशन के डिसीजन मेकिंग में। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जो आप ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनको इफेक्टिव राइट देना होगा, उनको जो है कि सकारात्मक, उनको वो सारे अधिकार देने होंगे वो जो आपका G7 के देशों के पास है या P5 मेंबर्स के पास है। और ये इसलिए जरूरी है, उन्होंने कहा कि एक जो संस्था बनी है, एक संस्था जो कह सकते हैं 50 साल से ज्यादा पुरानी संस्था यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन के साथ ही जो अन्य जो है, या तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक, ये सारे उसी के इर्द गिर्द सारे बने हुए हैं, जो कि जो बड़े देशों का, बड़े विकसित देशों का दबदबा है उसमें। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि उसको एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाने के लिए, और आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी के लिए, यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, इसमें कि अन्य जो देश है, ग्लोबल साउथ के देश है, उनको शामिल करना बहुत जरूरी है, ताकि वो इफेक्टिव तभी बनेगा जब ये ग्लोबल साउथ के देश शामिल होंगे। तो इसीलिए वो क्रेडिबिलिटी का सवाल उठा रहे हैं। और हमने देखा है कि कई बार यूनाइटेड नेशन अधिकांश विषयों पे कोई इंटरवेन करने में असफल रहा है। तो प्रधानमंत्री उसी ओर इंगित करना निश्चित तौर पर ब्रिक्स मुद्रा के विषय में भी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। आगे हमारी आपका और संवाद होगा, आप लगातार इसको कवरेज कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे अखिलेश। लेकिन अभी फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपसे और भी जो ताज़ा अपडेट्स है वो इस सम्मेलन से जुड़े हुए, प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े हुए हम आपसे लेते रहेंगे समय समय पर। बहुत धन्यवाद। और रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी हुई, प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़ी हुई खबरें हम आपको लगातार इस समाचार बुलेटिन में दिखाते रहेंगे।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ब्रिक्स में ब्राजील पहुंचने से ठीक पहले वो अर्जेंटीना थे, 5 देशों की यात्रा पर हैं। और प्रधानमंत्री की जो श्रद्धांजलि से रविंद्रनाथ टैगोर की 1924 में अर्जेंटीना यात्रा और प्रधानमंत्री का गुरुदेव के प्रति सम्मान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। खासतौर पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले बंगाली समुदाय के लोगों के मन और हृदय को ये जरूर प्रभावित उसने किया होगा। देखिए धीरज कुमार की ये विशेष रिपोर्ट। चोलाए चोलाए बाजवे जोएर मेरी, पाएर बेगे ही पोत, केटे जाए कोरिश ना हार दे। गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो। ये उद्गार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की महानता को बयां करते हैं। गुरुदेव ने न केवल भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक आत्मा को स्वरूप दिया, बल्कि उनकी रचनाओं ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। गुरुदेव ने हमेशा स्वदेशी समाज का संकल्प दिया। वे हमारे गांव को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। गुरुदेव ने भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को रंग बिरंगी मालाओं में पिरोया, अलग अलग रंग के मानकों की शक्ति को समझा और रविंद्र संगीत में इस विविधता को समेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्य, संगीत, रंगमंच और चित्रकला की विधाओं के इतने मुरीद हैं कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था, गुरुदेव कहते थे कि अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फिर से चर्चा में आए। पीएम ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुदेव टैगोर ने 1924 में अर्जेंटीना का दौरा किया था और इस देश के कई लोगों, विशेषकर विद्वानों और छात्रों के मन पर अमिट छाप छोड़ी थी। Victoria Ocampo, who was a great admirer of Tagore, she was instrumental in making Tagore establish himself as a painter, as a modernist painter to the world. Now, this cultural bridge has been established in 1924, and with the Prime Minister visit to Argentina, this has re-established. We have Shankho Ghosh's very, very famous book, Ocampo Robindranath, Ketuki Kushari Dyson's Robindranath O Victoria Ocampo Shandhane, a beautiful book. So there is already a live thread of research on Tagore and Victoria Ocampo, and this totally and directly connects to the cultural exchange between the two countries. So I think this will actually provide further impetus to the research that might actually be going on. ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव टैगोर के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर पीएम ने विश्व भर में फैले बंगाली लोगों के मन और हृदय को प्रभावित किया है। सभी भारतीयों, विशेषकर बंगालियों को अपनी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत
और भारत की सीमाओं से परे भारत की सभ्यता के विस्तार पर गर्व कराया है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।